नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और तैयारी के साथ साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है कि किस भर्ती में क्या चल रहा है। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। अपने हम भर्ती की तैयारी के संबंध में लेखपाल का बैच और सुपर टेट का बैच स्टार्ट है हमारे चैनल पर, और मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी का सबका लेक्चर हो चुका है धीरे धीरे। जीएस के अगले सेक्शन में हम बढ़ते हैं। इस सेक्शन में आज हम भारत के यवन राज्यों के बारे में जानेंगे कि यवन राज्य कौन कौन से थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। इनको इस तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कर सकते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम था वो हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण थे। ठीक है, ये इस क्रम में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने किया, फिर शक ने किया, फिर पल्लव ने, फिर कुषाण ने। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक है, एंटिओकस प्रथम ने इसका उत्तराधिकारी था और इसने इसको कंटिन्यू रखा। आइए देखें, एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ ही इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकंड ने किया था, यूथ्रीडेमस ने किया था, डेमिट्रियस ने किया था, मिनांडर ने किया था, यूक्रेटाइटस ने किया था, एंटीअल्किडस ने किया था तथा हर्मिक्स ने किया था। तो ये था, इन राजाओं ने आपको कंटिन्यू जो इनका एक क्रम था विद्रोह के बाद जो उन्होंने शासन किया। भारत पर अगला पॉइंट है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शासनकाल को अपनी राजधानी बनाई, इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा गया। इसको हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो मिनांडर ने जो है सबसे विख्यात था और 165 से 145 ईसा पूर्व के बीच में इसने शासन किया था। देखिए, मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा किए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। ठीक है, तो मिनांडर ने नागसेन से, नागार्जुन जी से बौद्ध शिक्षा ग्रहण की थी और मिनांडर के जो प्रश्न और नागसेन द्वारा जो उत्तर दिया गया था वो एक बुक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। जो हिंद यूनानी थे भारत में, इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के, तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों किसने सोने के सिक्के जारी किए, तो हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानियों की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ठीक है, भारत में गांधार कला इसका उदाहरण है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, आइए देखिए,
यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर दिया, भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यवनिका के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। फिर देखिए, उसके बाद शक आए, यूनानियों के बाद शक आए। शक की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में बटी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। को आप प्रिपेयर कर लीजिए। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा आपके मोह थे। ठीक है, प्रथम शक राजा कौन थे? मोह थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में ये लोग भारत में आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सन 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे देखिए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। तो यही विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ, जिसको कि आप काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। ठीक है, शताब्दी का मतलब वर्ष। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 1300 से 150 ईस्वी था। ठीक है, गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, तो काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील ये मौर्यों द्वारा निर्मित थी और जो इनका सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम, उसने इसका फिर से निर्माण कराया। चलिए आगे देखते हैं। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। आइए बढ़ते हैं। पार्थियाई या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पाथियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पाथियाई राजा गोंडोफर्निड्स थे। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान जो था वो ईरान था। आइए देखिए, इसके बाद आपके कुषाण आए। पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। ठीक है, कुषाण को यूची और तोखरी भी कहा जाता था। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे ये कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए तो आपके कोई भी एग्जाम वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक शक संवत चलाया था और जिसको कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक
कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं में से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ठीक है, इनका चरक जो थे आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने चरक संहिता लिखी। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश जो है महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र को कहा जाता है। आगे देखिए, कनिष्क के राजकवि अश्वकोश ने बौद्धों को रामायण बुद्धचरित की रचना की। जो कनिष्क के राजकवि अश्वकोश ने, उन्होंने बौद्धों का रामायण, मतलब जैसे आपके हिंदुओं में जो रामायण थी उसी तरीके से बौद्धों की जो रामायण बुद्धचरित की रचना की, जिसमें बौद्ध के जीवन चरित्र के बारे में दर्शाया गया है। वसुमित्र, पार्थ, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। कौन कौन? वसुमित्र, पार्थ, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है तो वो नागार्जुन थे। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि कुषाणियों ने चीनी से ली थी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो आइए देखें। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। आपकी जो गांधार शैली थी और मथुरा शैली थी, इसका विकास कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था। आइए देखें नेक्स्ट क्या है हमारा। अगला है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। ठीक है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था और पेपर बना का भी आविष्कार सबसे पहले चाइना में ही हुआ था। आइए देखिए गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी में प्रयागराज जो है उसके निकट में, यहाँ से गुप्त साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के अंत में स्थापना हुई थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। 240 से 280 ईस्वी तक थे। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वा पूर्व में था। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की। गुप्त वंश के सबसे पहले श्री गुप्त ने जो इन्होंने स्थापना की, इसके बाद इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए। लेकिन अगर सबसे महान की बात किया जाए, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये 320 ईस्वी पे गद्दी पे बैठे थे और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। आइए देखें नेक्स्ट। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे वो समुद्रगुप्त थे, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। ठीक है, और इनके दरबारी कवि हरिशेर थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु को ये मानने वाले थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि भी धारण की थी।
समुद्रगुप्त बहुत संगीत प्रेमी थे, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे और ये पता क्यों चला, क्योंकि उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए जो सिक्के थे वो दिखाए जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की भी उपाधि धारण की थी। विक्रमंक, इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ये 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध यात्री फाहियान जो वो भारत आए थे। शकों पर भारत के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए। ठीक, आइए देखें नेक्स्ट जो है क्या है हम लोगों का। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त एक का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी में। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त से तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील का उद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। और ये किस पर्वत पर है? गिरनार पर्वत पर है। और कौन, किसके बाद कौन उत्तराधिकारी आया, इसको भी जान लीजिए। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही, देखिए, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम जो गुप्त शासक थे विष्णुगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। ठीक है, तो प्रदेश स्तर की सबसे इकाई देश मान लिया जाता था और जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। तो इस तरीके से आप इन सबको रट लीजिए। ठीक है, इन सबको आप याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपके भाई बंधु और दोस्त मित्र तक हमारा ये प्रयास पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूमि के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पासिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। जो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी थे उनको चाट और भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य उत्तराधिकारी दंड पासिक कहलाता था। ठीक है, आगे देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त को दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। ठीक है, भू राजस्व के कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। देखिए, भूमि आर्थिक उपयोग के आधार पर कैसे कैसे थी। कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र, वास्तु वास करने योग्य, चारागाह भूमि, पशुओं चारा भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जीतने योग्य नहीं होती थी, अपराध ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ठीक है, आइए देखिए गुप्त काल के मंदिर कौन कौन से थे, फेमस मंदिर। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर और भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, ईंटों द्वारा निर्मित। तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भूमरा नगौदा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। देख रहे हैं सब, दशावतार देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश, भीतरगांव स्थित लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये उस समय पे बहुत काफ़ी फेमस मंदिर हुआ करते थे। सिंचाई के लिए रहड़ या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में
उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है, और देखिए इनकी जो स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों को दिनार कहा गया। इनकी जो स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा गया। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनन स्मृति में मिलता है। ठीक है, तो आगे देखिए, विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। देखिए विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। आगे देखिए, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख कहा गया है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा गया है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा गया है। ठीक है, इनको गणिका कहा गया है। और वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। चलिए आगे देखिए, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष मिला था वो जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। ठीक है, और ये बेतवा नदी के तट पर स्थित था। आइए देखें, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। ठीक है, अजंता में 29 गुफाओं में केवल वर्तमान में 6 ही शेष हैं और गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चिन्ह को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र अंकित किए गए हैं। ठीक है, गुफा संख्या 17 में बुद्ध से संबंधित सारे चित्र उद्धृत किए गए हैं और इनके चित्र को चित्रशाला कहा गया है। चलिए आगे देख रहे हैं, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। इनकी जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आपके कालिदास थे, जो कि संस्कृत के काफ़ी फेमस कवि थे। देखिए, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। ठीक है, इसे विष्णु शर्मा ने लिखा था। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। 5 भागों में से बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास और अपरीक्षा कारित्व। ठीक है, तो जो इसको था, इस बुक को 5 भागों में डिवाइड किया गया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इनके ग्रंथ थे आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वाराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, वाराहमिहिर ये भी और धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। वाराहमिहिर ये भी आपके खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था।
याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनाने की जो कला थी वो गुप्त काल में हुई थी। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्षकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए सबसे स्मरणीय, मतलब गुप्त काल में आपके जो लौकिक साहित्य थे उनका काफ़ी विकास हुआ। और महाकवि भास के 13 नाटक भी इसी काल में गुप्त काल में ही लिखे गए थे। और शूद्रक ने मृक्षकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी लिखा था, जिसमें कि निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम दिखाया गया है। प्राचीन नाटकों में ये सबसे उत्कृष्ट है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा प्रथम भारतीय रचना है, जिसमें अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके बाद भगवत गीता जो है, इनका अनुवाद यूरोपीय भाषाएं जितनी हैं उनमें हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो गुप्त काल को कहा जाता है। तो ये था आपका जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो भी आपको इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और इसे खूब शेयर करें ताकि आपके दोस्त, भाई, मित्र, बंधु तक हमारी ये बात पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करिए। ठीक है, फेसबुक पर फॉलो करिए ताकि जो है द चैलेंजर गुरु सब लोग एक साथ वहीं पे मिलकर, उसके बाद टेलीग्राम के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आई बटन रहेगी, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से लाजवाब तरीके से आपको मैं तैयारी कराऊंगा ताकि आपका लेखपाल का एग्जाम निकल सके। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी आपके संपर्क में लोग आते हैं उनको ज़रूर इस चैनल को सजेस्ट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और मिलते हैं फिर हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।